we were dealing with social security, right? आप लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. You will take these topics slowly ताकि आपको समझ में आए. There should be a takeaway from this class. और ऐसे भी आप जितना पढ़ रहे हैं ये सब आपको बीबीएम थर्ड ईयर में कोर में पढ़ना है, जो भी हम आपके सीनियर्स को पढ़ा रहे हैं. तो थोड़ा सा तुम लोगों को ऑब्वियसली कंसाइज करके उतना इलैबोरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आओगे तब पढ़ना उसमें. मैम एचआरडी है थर्ड ईयर में. हाँ एचआरडी वो आप पढ़ाती हैं. हाँ. अच्छा. तो we were dealing with social security, right? Social security. आज का क्लास कंक्लूड करेंगे social security पे, ओके? यस मैम. खत्म करेंगे. Okay, now we'll start with the topic of social security. देखो, सोशल सिक्योरिटी हम क्लास में पहले भी बताए हैं और अभी फिर बता रहे हैं तुम लोगों को कि सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ तुमको पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ के जान रहे हो, अदरवाइज जब नौकरी करोगे तो ऐसे भी जान जाओगे. ठीक है, क्योंकि जो जो बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी में मिलती है वो तो तुमको ऐसे भी समझ में आएगी. लेकिन एज अ स्टूडेंट सोशल सिक्योरिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे भी कुछ बहुत अच्छा एग्जाम्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे कि एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये ग्रुप बी का एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये, या फिर जो ग्रेजुएशन लेवल पे दिया जाता है. लेकिन क्या होता है ना कि ऐसे इस तरीके का जो एग्जाम्स होता है ये ग्रुप बी है. ग्रुप बी इज अ वेरी गुड ग्रेड. ठीक है, नॉन गैजेटेड होते हैं, उसमें गैजेटेड होने का भी तुमको स्कोप रहता है. और बीपीएससी भी जो लोग दोगे, अभी मजाक लगता होगा कि मैम वो सब थोड़ी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें इतना कौन पढ़ेगा. लेकिन ये जो कमीशन वगैरह का एग्जाम होता है ना, इसमें 5% ही लोग ऐसे होते हैं जिनका शुरू से ये फोकस डिटरमिन रहता है कि हमको कब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है. बाकी सबका नौकरी करने के बाद ही आता है. सब नौकरी तो अभी समझे ही नहीं हो तुम लोग कि क्या होता है नहीं होता, अभी तो सिर्फ पढ़ रहे हो क्लास में. तो पहला अर्ज तुम्हारा होगा पैसा कमाना है. लेकिन 1-2 साल 3 साल जब पैसा कमा लोगे, नौकरी समझोगे, एनवायरनमेंट समझोगे, पोस्ट समझोगे, पोजीशन समझोगे, पे स्केल समझोगे, तब ये चीजें थोड़ी सी इवॉल्व होती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का के लिए तैयारी करना चाहिए. तो फॉर मोस्ट ऑफ देम इट इवॉल्व्स लेटर इन योर करियर. वहां पे भी सोशल सिक्योरिटी एक पूरा का पूरा टॉपिक है जो तुमको पढ़ना है. पहले केस में भी हम बताए एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए भी, क्योंकि वो सोशल सिक्योरिटी को ही एडमिनिस्टर करने के लिए ऑफिसर्स रिक्रूट करते हैं. तो तुम समझ सकते हो कि सोशल सिक्योरिटी तुमको जानना कितना जरूरी है. दूसरे केस में बीपीएससी में भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, एलएसडब्ल्यू जिसको बोला जाता है. इसमें भी सोशल सिक्योरिटी टॉपिक तुमको पढ़ना है. सोशल सिक्योरिटी तुमको जानना ही जानना है, नहीं पढ़ोगे तो जानोगे जब नौकरी करोगे तब. तो उस वक्त या इस वक्त और डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा सरकार का लॉ है, रेगुलेशन है जो आपको पढ़ना है. लॉ पढ़ना है कि किसमें क्या प्रोविजन दिया हुआ. बीबीएम में नहीं पढ़ोगे लॉ तो नहीं पढ़ना है तुमको, सिर्फ जानना है. एमबीए जो लोग करेंगे, एचआर से जो लोग एमबीए किए स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में, उनको लॉ वहां पढ़ना है सोशल सिक्योरिटी का. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एचआरडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इंडस्ट्री के चेंज होने के बाद, बिजनेस पैटर्न चेंज होने के बाद, अभी समझ सकते हो कि कोविड में कितना चेंजेस तुम लोग देखे ना. ट्रेनिंग ऑनलाइन, रिक्रूटमेंट ऑनलाइन, क्लास ऑनलाइन, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ज्यादा हुआ, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम बहुत सारी कंपनी डिक्लेयर कर दी, क्योंकि उनको लगा कि भाई हम ऐसे भी कॉस्ट बचा पा रहे हैं, एम्प्लॉयज काम तो कर ही रहे हैं और है ना हम उनपे सुपरविजन भी रख पा रहे हैं वर्क फ्रॉम होम से. तो अगर पैटर्न चेंज किया, मेथड चेंज किया काम करने का, तो एचआर चेंज होगा. एचआर चेंज होगा यानी ह्यूमन रिसोर्स चेंज हुआ, जिस तरीके से काम हो रहा है. अब एचआर चेंज हुआ तो इसको कंट्रोल करने का फैक्टर्स चेंज होगा. इसको फैक्टर्स चेंज होगा तो भाई एम्प्लॉयज को अलग तरीके की फैसिलिटी, अलग तरीके का मोटिवेशन, अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन का जरूरत पड़ेगा. पहले हम मोटिवेशन क्या बात कर, सेटिस्फैक्शन कैसे बात करते हैं कि आप आते हैं,
आपका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप इंटरैक्ट करेंगे। यहाँ तो इंटरेक्शन का कंसेप्ट खत्म हो गया, तो अब कुछ नया आया। अब नया आया तो नई चीजों को लेकर के इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। प्रॉब्लम है। एचआरडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट सब उसी में आता है। वो सब थर्ड ईयर में पढ़ना। अभी सोशल सिक्योरिटी पे आओ। यू कैन सी सोशल सिक्योरिटी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, सोशल और सिक्योरिटी। सोशल बाद में समझना, पहले समझो कि सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी का मतलब किस टाइप की सिक्योरिटी, पैसे की, जॉब की, कैसी कंडीशंस में सिक्योरिटी। पहले कंडीशन समझो तब सोशल सिक्योरिटी यू विल अंडरस्टैंड। हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो काम तो ठीक है, रेगुलर चल रहा है। कुछ कंडीशंस हमारे लाइफ की ऐसी होती हैं जो कंटिंजेंसीज में काउंट होती है। वैसी कंडीशंस जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो हमको डैमेज बहुत कर सकती है। वैसी कंडीशंस जो कि एक ऑब्वियस फैक्टर्स है, लेकिन वैसी कंडीशंस अगर किसी के लाइफ में आती है, कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर विटनेस करता है, तो उसको डैमेज बहुत कर सकती है। और उस कंडीशंस में इनकम इंटरप्ट होता है, ठीक है। वैसी कंडीशंस में हमारा इनकम इंटरप्ट हो जाएगा। तुम लोग एक कंडीशन जस्ट इमेजिन करके सोचो, हमारे घर में जब आप स्टूडेंट हैं, आपके मम्मी या पापा या दोनों, या ज्यादा केसेस में, मोस्ट केसेस में भी पापा होंगे अर्निंग मेंबर है। अगर पापा को किसी की कुछ हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि घर पे उसकी कंडीशन क्या कंडीशन आएगा, कितना डिस्टर्ब हो जाएगा घर। ये कंडीशन कोविड में बहुत लोगों ने देखा ना, देखा। आप सोचिए कि वैसी कंडीशन में अब वर्स्ट उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वर्स्ट। हाँ, वैसी कंडीशंस में किस तरीके की कंटिजेंसी की हम बात करते हैं, ओके। दीज आर दोस कंडीशंस ऑफ लाइफ। किस तरीके की कंटिजेंसी की बात हो रही है, जिसमें क्या हो गया, ये वैसी कंटिजेंसीज है हमारे लाइफ की जिसमें हम जो भी कंटिजेंसी डिफाइन करेंगे, इस सब में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। या तो वर्किंग कंडीशंस तुम्हारी घट जाएगी, your working condition will be reduced, or the working condition will complete, your working capability will completely get over। या तो आपका कंडीशन ऐसा बनेगा जिसमें कि आपकी काम करने की क्षमता घट जाएगी या कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। और इन दोनों केसेस में आपका इनकम इंटरप्ट होगा, ठीक है। कैसी कंडीशंस होती है वो, बताओ कैसा कंडीशन होगा। सोचो ना, कि तुम खुद सोच के बताओ, बाद में हम बताते हैं। क्या कंडीशन होगा जिसमें तुम ठीक से काम नहीं कर सकते हो, बीमार होते हो तो ठीक से कॉलेज आ सकते हो, क्लास कर पाओगे, एग्जाम दे पाओगे, सिकनेस रखे, ये एक फैक्टर। फैमिली इश्यूज लाइक डेथ। अब टेंशन का तो बात ऐसा है कि वो तो डिपेंड करता है कि किसकी कैपेसिटी क्या है। मैम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कोलीग्स, मैम शादी में नहीं आ सकते हैं क्या, ये तो बहुत सीरियस कंसर्न हो गया भाई कि तुम शादी में नहीं आ सकते हो। चलो अभी तुम अगर पीछे बैठ के बात करने आए हो, क्लास के बात कर देंगे अभी हम, ठीक है। अभी आगे आगे के बैठो तुम, चलो बैठो वहीं पे, हल्ला नहीं करना है। देखो इतना सारा खाली हो गया, कुछ बोले हम किसी को, जिसको नहीं पढ़ना है वो बाहर चले जाइए। मैम खुद का अगर एम्प्लॉय का खुद का शादी रहेगा तो कैसे आएगा?
खुद का शादी रहता है तो 15 दिन की छुट्टी मिलेगी, टेंशन मत लो, ठीक है, और गिफ्ट भी मिलेगा, शादी का कार्ड जमा करोगे। देखो सिकनेस, ये सीरियस मैटर है, सोशल सिक्योरिटी बहुत बहुत गवर्नमेंट बहुत सोच समझ करके लॉ पास करती है, ठीक है, और अभी हम बताएंगे तब तुम लोगों को सीरियसनेस समझ में आएगा, अभी तो तुम लोगों को शादी ब्याह हो रहा है ना सोशल सिक्योरिटी में। पहला केस सिकनेस, दूसरा केस डेथ बताया इसने, तीसरा मैटरनिटी, चौथा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, डिसेबलमेंट, मैम कॉन्फ्लिक्ट भी लिख सकते हैं ना? नो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का अगर हम बताते हैं, देखो उसको लिख दो, सिकनेस, डेथ, डिसेबलमेंट, मैटरनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा था, वो समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सोशल सिक्योरिटी के बारे में क्या बताएं, सोशल सिक्योरिटी उस कंडीशंस में लाइफ में दिया जाता है, वैसी कंटिजेंसी है लाइफ की जिसमें या तो तुम्हारी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, वैसी कंडीशन है, ओल्ड एज, ओल्ड एज, ओल्ड एज में जिंदगी भर आप यंग थे तो आपने, आपकी कैपेसिटी थी काम करने की, तब तक आपने कमाया, ठीक है, अब ओल्ड एज हो गया, आप काम करने लायक नहीं है, देयर इज अ रीजन क्यों क्यों सरकार ने एक पर्टिकुलर एज तय किया है रिटायरमेंट का, क्योंकि इसके बाद आपकी कैपेसिटी तेजी से डिटेरिएट होती है, योर रिफ्लेक्सेस स्लो डाउन, योर बॉडी बिकम्स वीक, सो ओल्ड एज, जिंदगी भर जब तक तुम कमा रहे थे तब तक तो ठीक है, जब ओल्ड एज हो गया तब तुम अपने परिवार, तुम खुद और तुम अपना तुम्हारा परिवार, हाउ आर यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट फैमिली, ठीक है, प्रोविडेंट फंड सुने हो, यस मैम, पीएफ सुने हो, 94% 12% डिप्लॉयड, 12% एक्सपायर्ड से कटता है, हाँ, तो 24% और ईएसआई 4%, एम्प्लॉयज स्टेबल सिक्योरिटी इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, प्रोविडेंट फंड इसीलिए लाया गया था, ये एक एक्ट है जो 1952 में सरकार ने लाया, सोशल सिक्योरिटी एक्ट है ये, ठीक है, इसके इस एक्ट का पूरा नाम है द प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन फंड 1952, इसको जो लॉ गाइड करता है, मैटरनिटी इज वन कंडीशन जिसमें कि वर्किंग कैपेसिटी वुमेन की घट जाती है, दिस इज वन है कि एम्प्लॉयर एक ऐसे एम्प्लॉय को, बिकॉज मैटरनिटी इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, यू विल, दिस इज वेरी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयर अगर सरकार का प्रेशर उस पर नहीं है, लॉ नहीं बनाया गया, कानून नहीं बनाया गया, तो मैटरनिटी में वो इसको फायर नहीं कर देगा, वुमेन को तुरंत फायर कर देगा, क्यों, क्योंकि भाई आप मेरे बहुत काम के नहीं है, आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं या आप छुट्टी लेंगे या इवन आफ्टर मैटरनिटी यू विल नीड ऑफ फॉर मेनी डेज, तो ऐसी चीजें में क्या होगा कि एम्प्लॉयर निकाल देगा अगर उसके ऊपर प्रेशर ना हो तो, कोई सिक है, अब बीमार हो तो बीमारी का मतलब सिर्फ, बीमारी का मतलब, आगे आगे बैठो, सब पीछे क्यों घुस रहे हो, यहाँ बैठो आगे, अगर बीमार हो कोई, बीमारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको सर्दी खांसी बुखार हो गया, बीमारी का मतलब टीबी भी हो सकता है किसी को, हाँ तुम्हारा एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है, टीबी भी हो सकता है किसी को, ठीक है, जॉन्डिस भी हो सकता है जिसमें लंबे रेस्ट की जरूरत है, और एक्सटेंडेड सिकनेस का भी नीड हो सकता है, ठीक है, ऐसे केसेस में अगर 2 महीना 3 महीना, कौन बात कर रहा है क्लास में, हम अभी निकाल देंगे क्लास के बाहर, जिसको नहीं करना है प्लीज क्लास से बाहर खुद ही रहा कीजिए, जिसको करना है वो सीरियसली बैठिए,
देखो, हाँ ठीक है, देखो सिकनेस में एक जनरल सिकनेस और एक्सटेंडेड सिकनेस भी हो सकता है तुमको। ऐसे केसेस में एम्प्लॉयर का तो सीधा फंडा रहता है, नो वर्क नो पे, वो तो निकाल देगा। इसके ऊपर तो दुगनी मार पड़ी। पहला कि वो तो बीमार पड़ गया, उसकी वर्किंग कैपेसिटी घट गई, वो दिया क्यों जाता है, क्या कारण है? मैम नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपका। नहीं, ये कॉलेज का है। हम अभी अपने नेटवर्क से कनेक्ट किए, हॉटस्पॉट से कनेक्ट किए। चलो, ये केसेस में क्यों क्यों ये सिक्योर करने की जरूरत पड़ी? ये वैसी कंटिजेंसीज है जिसमें कि आप अपने से अपनी मदद नहीं कर सकते, आपको सरकार की जरूरत है कि वो आपका टेक केयर करे। अब ये डिपेंड करता है सरकार पे कि वो किस तरीके से तुम तक ये मदद पहुंचाती है, ठीक है? क्या सोर्स है उसका तुमको हेल्प करने का। अब देखो, ये तो समझ में आ गया सोशल सिक्योरिटी क्यों है। अगर इसके ऊपर नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉयर नो पे नो नो वर्क नो पे के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ठीक। ये सारे कंडीशंस वैसे ही है, इसका लॉ हम बताएंगे बाद में, पहले थोड़ा सा और इसके बारे में समझो। सोशल सिक्योरिटी वैसी कंडीशंस हैं जैसे डेथ। अब डेथ हो गया तो तुम उसको उसमें अपने आप को कॉम्पेंसेट करने का पैसा लाओगे कहाँ से? तुम्हारा तो सोल अर्निंग मेंबर चला गया। नाउ व्हाट? ईएसआई जो तुमने बताया, ये एक ऐसा स्कीम है, ऐसा सोशल सिक्योरिटी एक्ट है जिसमें न सिर्फ डेथ का बेनिफिट मिलता है बल्कि फ्यूनरल बेनिफिट भी दिया जाता है। यानी अंतिम संस्कार हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट माना जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म वो हो। प्रोसीजर पूरा मैम एक रिचुअल्स होता है उसमें मैम, उसके लिए भी मिलता है कंपनी से, जो उसका एक्ट जो डेथ किया जिस कंपनी में वर्क करता था उस कंपनी से मिलता है उसको। किससे मिलता है? फ्यूनरल बेनिफिट, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बेरीमेंट लीव भी देती है, कोई मर गया है आपके फैमिली में, तो यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। एनीवेज, ईएसआई में 15,000 रुपए घर के एल्डेस्ट सन को दिया जाता है, या फिर अगर एल्डेस्ट सन नहीं हो प्रेजेंट तो बाकी किसी मेंबर को दिया जाता है। अब आप सोचिए कि एक वर्कर जो 15,000 रुपए कमाता है, 15,000 रुपए वो कमा रहा है किसी फैक्ट्री में, उस 15,000 में 4 लोग डिपेंडेंट हैं, वो उसकी वाइफ और 2 बच्चे। उसका ये कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है कि 15,000 उसको फ्यूनरल बेनिफिट मिल जाए, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके? सोशल सिक्योरिटी क्यों सरकार देगी? नहीं देगी तो क्या हो? क्या तुमको क्या लगता है, कारण क्या है? पहले तो उसको जॉब से निकाल देगा अगर कोई छोटी बड़ी गलती हो जाए तो। उसके बाद जब वो जॉब से निकल जाएगा, जब वो ओल्ड एज पेंशन हो जाएगा, तो फिर उसके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं रहेगा जिससे पैसा आएगा, जिससे वो अपना परिवार देखेगा, जिससे उसके फायदे। तो मैम अगर हम हेल्थ, इसलिए सरकार सोशल सिक्योरिटी let her speak. She is trying to speak a lot of times. मैम वो कंपनी के लिए काम कर रहा है तो कंपनी मतलब गवर्नमेंट तो करेगा ही ऑब्वियसली इतना। मैम इसमें ये कह सकते हैं ना कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कुछ पार्ट वो वेल्थ की ओर भी इन्वेस्ट कर रही है। ये और कह जो सकते प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है, मैम तो भी देना तो पड़ेगा ही, देना तो पड़ेगा ही। कंपनी के लिए काम कर कुछ रहा है। आउटपुट दे रहा है तो वो उसको भी कुछ इनपुट चाहिए होगा ना इसको देखो। कॉन्स्टिट्यूशन कोई किसी का सब्जेक्ट रहा है 11th 12th में? थोड़ा बहुत देखो। हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी गई है कि आर्टिकल 41 में ये मेंशन किया हुआ है कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। ये मालूम है सबको? Yes, ma'am. इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर माने कल्याणकारी राज्य, ठीक है? हमारा भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कहने का मतलब कि यहाँ पे तुम बहुत बोलते हो क्लास के बीच में, आंसर करते नहीं हो, लेकिन बीच में तुम्हारा टिप्पणी जारी रहता है।
इंडिया एक कल्याणकारी राज्य है, कहने का मतलब कि यहाँ के लोगों को हेल्प करना इकोनॉमिकली, सोशली, एवरी विच वे, ये इंडियन गवर्नमेंट का दायित्व है। इंडियन गवर्नमेंट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, no matter whose government it is, if it is NDA, if it is alliance, if it is Congress, no matter, because it is written in the directive principles of the state policy as per Article 41 in Indian Constitution that India is a welfare state and the state shall within its scope try to provide all the security to its people. तो वो गरीब हो या अमीर हो, उसको देखरेख करना सरकार का काम है। देखो, ये सिक्योरिटी में हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि इनकम इंटरप्शन हो जाता है, तो इनकम इंटरप्शन हो जाता है यानी कि तुमको पैसे से हेल्प मिलता है, बाकी जो भी बेनिफिट दिया जा रहा है उसमें पैसे से हेल्प मिल रहा है, पीएफ में पैसा मिलता है, पेंशन में पैसा मिलता है, डिसेबलमेंट में तुमको पैसा मिलेगा, ओल्ड एज में पीएफ के रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट में भत्ता दिया जाता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी दिया जाता है ईएसआई में। मैम अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, सॉरी, बेरोजगारी भत्ता सुने हो? मैम भत्ता मैंने सुना है, बट मैम प्राइवेट जॉब में मिलता है ये पता नहीं, मैम गवर्नमेंट में मिलता है वो पता है कि पर डे 2000 रुपीज मिलता है प्लस। पर डे 2000 रुपीज, तब तो बेरोजगारी रहेगा लोग, जिसको मंथली 2000 रुपए आएगा। ईएसआई में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, यानी कि ये क्लास में पढ़ा रहे थे तो कोई बच्चा, आई थिंक विवेम का ही था, तो वो बोली कि मैम हम लोग को नहीं मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट सही मिलेगा, मिलेगा अलाउंस लेने के लिए समझ में पढ़ रहे हो, बेरोजगारी भत्ता। पापा पूछेंगे क्या करना है, बेरोजगारी भत्ता लेना है। चलो, ईएसआई में मत पढ़ो सोशल सिक्योरिटी तुम लोग। ईएसआई में एक प्रोविजन ये भी है कि, अच्छा हम लोग जितना ईएसआई की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ईएसआई का एलिजिबिलिटी क्या है। ईएसआई की एलिजिबिलिटी है कि 21,000 तक जिसकी सैलरी है, उसमें से 4% कटता है मैम। हाँ हाँ कटता है, लेकिन जिसका 21,000 तक सैलरी है उनको इसमें एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट जहां भी ईएसआई एक्ट लगा हुआ है, ठीक है, वहां पर उनको इंश्योर करना ही करना है, ठीक है। अब तुम सोच सकते हो, जब ईएसआई का थोड़ा डिटेल बता देंगे, पहले तुम सिर्फ सोशल सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन समझ जाओ। ईएसआई में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाता है, यानी देखो वर्कर क्लास का एक बात तो तुम लोग जानते हो कि जो जितना कमाता है उसका खर्च उसी लेवल से होता है ना, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का फर्क तो सब पे पड़ेगा, लेकिन अगर वर्किंग क्लास को, यानी जो लेबर क्लास के लोग हैं, अब 21,000 से जिसकी सैलरी कम है, जिसपे 4 लोग डिपेंडेंट हैं, जो लेबर का काम कर रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं कि उनकी इनकम कंडीशन ठीक नहीं है। वैसे लोगों का अगर नौकरी चला जाए किसी कंडीशंस में, कि नौकरी चली जाए, तो तुरंत नौकरी ढूंढने में तो टाइम लगेगा, तो 1 साल तक जितना वो कमा रहा होता, मान लो 10,000 कमाता, तो उसका आधा पैसा 5,000 रुपए उसको मिलेगा। क्यों दिया जाता है ये? रोजगार ढूंढने के लिए। और कोई इसका एंगल समझ सकते हो? मैम आपने क्या बोला, फिर से बोलिए। 10,000 कोई अर्न कर रहा है, उसका हाफ अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है मैम। हाफ अमाउंट एक्स्ट्रा मतलब 1.5 टाइम्स मिलेगा, तो बेरोजगार हो जाए लोग फिर। नो मैम, हाफ अमाउंट जैसे 10,000 वो कमा रहा है, अगर नौकरी चली जाए हाँ, तो 5, तो मैम वो कंपनी देगी। मैम कितने दिनों तक देगा? 1 साल। तुम बताओ कि इकोनॉमिक पॉइंट के अलावा कुछ और समझ में आता है, सोच पाते हो कुछ? मजाक नहीं, तुम लोग ये टॉपिक नहीं समझ रहे हो, जब सीरियस हो थोड़ा तब समझ में आएगा। बोलो बोलो बोलो। मैम 1 साल तक इसलिए देती है कि जब तक उसको कोई दूसरा जॉब नहीं लग जाता। ये हम समझ गए, ये एक्सेप्ट करिए, ये एक पॉइंट है। हाँ। इसके अलावा इकोनॉमिक एस्पेक्ट को छोड़ के कोई एस्पेक्ट सोच पा रहे हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बताइए। मैम हेल्थ रिलेटेड भी इसी में आता है क्या? अब इकोनॉमिकली
तुमको पैसा दे रही है तो भाई हेल्थ का कुछ इशू होगा तो तुम उस पे से मैनेज करो, लेकिन इसके अलावा इसके अलावा मैम मैम कंपनी का होगा मतलब वो पॉलिसी तुमको क्या लगता है कि अगर एक लेबर क्लास की, जैसे कि फैक्ट्री में मजदूर को देखे हो ना क्या कंडीशन होती है उसकी, कोविड फर्स्ट वेव में देखे हो ना कि जो 500 किलोमीटर पैदल चल के सर पे बच्चा ले करके, वो लोग भी तो मजदूर था, कहीं ना कहीं काम करता था। सूरत में, गुजरात की फैक्ट्री में, महाराष्ट्र की फैक्ट्री में, कई ऐसी जगह पे जहाँ पे कि इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ यहाँ बिहार के, यूपी के, बंगाल के मजदूर जाते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा पैसा मिलता है, इंडस्ट्री है। अब तुम समझ सकते हो कि जिसकी कंडीशन ऐसी है कि फैक्ट्री बंद होने के बाद 500 किलोमीटर वो सर पे बच्चा रख करके अगर चलने के लिए मजबूर है, उसकी नौकरी जाएगी, तो क्या ऐसी चीजें सामाजिक बुराइयों को जन्म नहीं देंगी? अगर ऐसे लोग हमेशा अनएम्प्लॉयड रहें, ठीक है, इनको सरकार खाने पीने का इनका ध्यान ना रखे, ठीक है, अगर सरकार बाकी चीजों का टेक केयर ना करे, तो ये सोशल बुराइयों को भी जन्म देंगी। चोरी बढ़ेगी समाज में, क्योंकि खाना तो है इसको, बच्चों का पेट तो भरना है। अब नौकरी नहीं देगी तो चोरी करेगा, सब मेहनत मजदूरी तो करता नहीं है। आप ये नोटिस किए होंगे कि कई बार कई कॉलोनीज में फर्स्ट वेव के टाइम पे जब कंप्लीट शटडाउन था तो चोरी वगैरह भी थोड़ी बढ़ गई थी। लोग कहते थे कि चोरी बढ़ेगी क्योंकि अभी सब काम बंद है। जो रिक्शा वाला, जो मजदूर, जो छोटी छोटी कंपनीज में काम करता है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके पास ये सेविंग नहीं होती है कि वो अगले 10 दिन का भी खाना जुटा सके। सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा, चोरी बढ़ जाएगी, डकैती बढ़ेगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ेगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, विमेन होंगी, विमेन लेबरर्स जो होंगी, मे बी दे कैन गेट इन्वॉल्व इन सोशल इवेंट्स लाइक प्रोस्टिट्यूशन इन सोसाइटी, जो कि कई बार देखा गया। जब बॉम्बे, बहुत पुरानी ये बात है, बॉम्बे मिल्स वगैरह के टाइम पे आपको ये सब चीजें समाज में देखने को मिलती है। तो जब हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट है इंडिया, तो वेलफेयर सिर्फ इकोनॉमिक के कंडीशन में आपको नहीं समझना है, वेलफेयर आपको सोशल एस्पेक्ट में भी सरकार को समझना है कि सामाजिक बुराई ना बढ़ जाए इंडेफिनेटली। इसलिए इनको सोशल सिक्योरिटी, यानी द सिक्योरिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी, वो देना जरूरी होता है। समझ में आई बात? तो इसका इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट दोनों है। अब एक और फैक्टर समझो, सोशल सिक्योरिटी सरकार दो तरीके से प्रोवाइड करती है। सोशल इंश्योरेंस मतलब इंश्योर्ड, जो आप लोग रहेंगे, ठीक है। आप लोग जब काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाएंगे, तब आप ऑर्गेनाइजेशन में आपका पैसा कटेगा पीएफ वगैरह का, यानी आप इंश्योर्ड हो गए। इंश्योरेंस का मतलब कि तुम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए। पीएफ का पैसा कैसे होता है? 12% तुम कंट्रीब्यूट करते हो, 12% एम्प्लॉयर तुम्हारे नाम पे कंट्रीब्यूट करता है, और वो जो पैसा होता है वो सरकार रखती है अपने पास ईपीएफओ में। ईपीएफओ समझते हो? थोड़ा पटना में भी ऑफिस का नाम आंख कान खोल करके घूमने का, ठीक है। ईपीएफओ का ऑफिस जहाँ देखिएगा आप समझिएगा कि ये सोशल सिक्योरिटी का काम करती है। एंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इन ईपीएफओ इज ह्यूज। ये बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में होता है। 15,000 तक जिसका बेसिक ट्रस्ट ये है, उसको पीएफ का कंट्रीब्यूशन कटवाना मैंडेटरी है एम्प्लॉयर्स का। ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आपका पैसा जमा रहता है क्योंकि भाई सरकार सोची कि तुम एम्प्लॉयर के पास तो पैसा छोड़ने में सेफ नहीं फील करोगे, तुम्हारी अनबन हो गई, वो देगा कि नहीं देगा पैसा,
है ना। तो सरकार अपने पास ये पैसा रखती है, एम्प्लॉयर जमा करता है ये पैसा तुम्हारे नाम पे और तुम जमा करते हो। हाँ मैम अब ये अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कर रहा है कोई, उसका पीएफ कटता होगा, वो जॉब स्विच किया, चेंज किया, तो फिर कैसे वो फिर इसका ये दिक्कत पहले होती थी, इसका नाम सुने हो, यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। पहले ये सब चेंज वेंज करवाना होता था, अब कुछ नहीं होता है, अब यही अकाउंट मेंटेन रहेगा। पहले कोई XYZ एम्प्लॉय डालता था तुम्हारे नाम पे पैसा, अब ABC एम्प्लॉय डालेगा, सिर्फ तुमको लिखवा करके देना पड़ता है कि आप मेरे अब हम जॉब चेंज करेंगे, कोई लफड़ा नहीं है। और ये आधार लिंक भी है, तो कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर। हाँ ट्रांसफर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ना सोशल इंश्योरेंस यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी, तुम भी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो अपने बेनिफिट के लिए। ESI में थोड़ा ही कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन होता तो है तुम्हारा, है ना। 0.75 होता है ना तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, 3.25 सरकार एम्प्लॉयर करती है। हम ईएसआई में भी एम्प्लॉय करते हैं। हाँ। तुम कैसे एम्प्लॉय कितना करते हैं? 4% समझे। हाँ मैम समझ गया। इसमें से तुम एज एन एम्प्लॉई डालोगे 0.75% और ये डालेगा 3.25%। ठीक, ठीक है। यस मैम। एम्प्लॉयमेंट 0.10%। नहीं एम्प्लॉयर डालेगा इतना पैसा। तो एम्प्लॉयर अपने सैलरी से जाता है। हाँ एम्प्लॉयर अपने सैलरी से, क्या एम्प्लॉयर के पास फंड होता है ना। अच्छा। 0.7। सोच लो कि 1% भी नहीं कंट्रीब्यूट करता है वर्कर, और उसको कितनी सारी बेनिफिट्स मिलती है ESI में। ये सब सरकार वेलफेयर के तहत करती है, क्योंकि उस वर्कर, ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरह शुरू किया गया था ESI, क्योंकि पहले फैक्ट्री और ये सब में काम करने के टाइम पे हेल्थ इतना खराब हो जाता था वर्कर का कि वो ध्यान नहीं दे पाते थे, बहुत तरीके की बीमारी, डिजीज, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ये सब चीज हो जाता था। अब सोशल इंश्योरेंस ये हुआ। सोशल असिस्टेंस, असिस्ट करना मतलब क्या होता है? मैम असिस्ट करना मतलब कि गवर्नमेंट जो होता है ना मैम, वो तो असिस्ट करना मतलब क्या होता है? अगर तुम बोलो तो लास्ट में। असिस्ट करना क्या होता है? यू आर असिस्टिंग योर मदर, मतलब हेल्प करना। असिस्ट करना माने हेल्प करना। डू वी चार्ज एनीथिंग फॉर हेल्पिंग एनीवन? नो नो ना। इसी से याद रखिएगा कि सोशल असिस्टेंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता है। सोशल असिस्टेंस कंप्लीटली सरकार द्वारा होती है, या तो केंद्र सरकार होगी या तो राज्य सरकार होगी। और सोशल असिस्टेंस में ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है लोगों को, लेकिन इसके लिए मींस टेस्ट होता है। मींस टेस्ट मतलब तुमको ये प्रूव करना होता है कि सर्टेन बेनिफिट अवेल करने के लिए तुम्हारी कंडीशन वैसी नहीं है, मतलब तुम पुअर हो, जैसे BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन, हाँ। जानते हैं आप लोग। यस मैम। अब BPL की फैसिलिटी APL वाले नहीं उठा सकते। नो मैम। BPL के लिए कार्ड बनता है ना। ब्लू कार्ड, पिंक कार्ड, कलर में बेस रहता है मैम। हाँ रेड कार्ड। ठीक है, तो वो BPL का क्या मतलब हुआ कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। लेकिन ये सब बंद हो गया मैम, सीधा आ गया। सुनो मेरी बात पहले, BPL की फैसिलिटी APL वाले नहीं उठा सकते हैं। कहने का मतलब कि जो असिस्टेंस BPL वालों को दी जाती है वो स्कीम अलग तरीके से फ्रेम होती है, वो मींस टेस्ट होता है, यानी तुमको नीड प्रूव करना है। लेकिन इंश्योरेंस में अब तुमने इंश्योर किया, तुम्हारा पैसा कटता है तो तुमको वो बेनिफिट मिलेगा, और तुमको जब चाहिए, अगर तुम एज पर रूल चल रहे हो, तो तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या है नहीं है, क्यों नहीं पूछा, नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तुमको वो पैसा उस वक्त दिया जाएगा। उसके लिए कोई मींस टेस्ट तुमको नहीं देना है, रिक्वायरमेंट नहीं दिखाना। रिक्वायरमेंट एज इन कि तुमको एप्लीकेशन देना होता है, वो हेडक्वार्टर से अप्रूव होके आता है जब PF का पैसा निकाला जाता है, घर बनाते समय या बच्चों को हायर एजुकेशन देते समय, या कोई क्रोनिक इलनेस हो गया उस टाइम पे PF का पैसा लोग निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों में यही फर्क होता है। चलो we'll end the class here and in the next class we will conclude this social security। हम इसमें और पॉइंट्स है। हाँ थोड़ा सा लॉ बता देंगे, कौन कौन सा लॉ का तुम लोग को डिटेल्स नहीं पढ़ना है, लॉ का नाम जानो सिर्फ अभी, थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि थोड़ा थोड़ा तुम लोग को ये बता देंगे कि कौन सा लॉ किसको
Thank you everyone.